इसके ऑलमोस्ट 80-90% सब ब्लॉक हो रखा है। तो क्योंकि वो डे टाइम पे नॉर्मल ब्रीदिंग भी स्नोरिंग के साथ किया गया था, बहुत हाई वॉइस में उसकी ब्रीदिंग हो रही थी, जो हमारे लिए भी बहुत पेनफुल था कि वो बच्चा बेसिक सांस तक भी नहीं ले पा रहा। तो और तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाओ तो आंखों में जलन, सिरदर्द और गले में खराश सी हो जाती है। कुछ हाल ऐसा ही नोएडा का भी है। सर्दी के साथ प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हवा में जहर घुला महसूस होने लगा है। दिल्ली से सटे जिलों में हवा सांस लेने के लायक तक नहीं बची है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक मां को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। उसने बताया कि उसके 5 साल के बेटे को किस कदर इस पॉल्यूशन की वजह से सर्जरी तक करानी पड़ गई। मतलब साफ है कि अब दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बचपन को भी प्रभावित कर रहा है। न्यूज़ 18 ने उस परिवार से बातचीत की जिनके बच्चे को पॉल्यूशन की वजह से सर्जरी की नौबत झेलनी पड़ी। पहले जरा आप इस फैमिली को सुनिए, फिर इस मुद्दे पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। दिवाली के बाद थोड़ा सा पोल्यूशन राइज हुआ या उसके अराउंड, जब जैसे ही वेदर चेंज होने गए तो उसकी एलर्जीज और राइज होने लगी इस वजह से। तो अब जब हमने चेकअप कराया तो अब उसके टॉन्सिल्स भी हो गए थे ग्रेड 4 के। तो डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिससे हमारा रेगुलर चेकअप चल रहा था कि ये ब्रीथ भी कैसे कर पा रहा है, बिकॉज इसके ऑलमोस्ट 80-90% सब ब्लॉक हो रखा है। तो क्योंकि वो डे टाइम पे नॉर्मल ब्रीदिंग भी स्नोरिंग के साथ किया गया था, बहुत हाई वॉइस में उसकी ब्रीदिंग हो रही थी, जो हमारे लिए भी बहुत पेनफुल था कि वो बच्चा बेसिक सांस तक भी नहीं ले पा रहा। तो और तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। प्लेग्राउंड में भी बहुत जल्दी थक जाना, वो डेवलपमेंट उसकी बॉडी की ही बहुत वो हो गई थी। और ऐसा नहीं कि सर्जरी से पहले हमने ओपिनियंस नहीं लिए, हमने बहुत डॉक्टर से ओपिनियंस लिए हैं। तो सबका यही था कि जिस सिचुएशन में ये है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम इसका 2-3 साल और एलर्जीज में वेस्ट करें, तो हमें सर्जरी ही करा लेनी चाहिए ताकि वो बेटर ब्रीथ कर पाए। बट सर्जरी के बाद भी क्या सर्जरी एलर्जी को नहीं ठीक कर सकती। वो एलर्जी जो भी जब भी पोल्यूशन राइज होता है, डस्ट उठती है, तो उसको वो फिर से रिकरेंट रहेगी। तो उसके लिए मेरा डॉक्टर से वही सवाल था कि फिर हम क्या करें, क्योंकि वो चीज़ तो एलर्जी पे हम कैसे फोकस करें ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। तो उन्होंने बोला सोल्यूशन मैं बता दूंगा, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो दिल्ली एनसीआर से आप चले जाओ। तो वो बोले कि मैं हर पेरेंट को यही बोलता हूँ कि यहाँ का वेदर बच्चों के हिसाब से क्लाइमेट नहीं है, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करके अपने गांव शहर से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सेटल हुए, लगा कि अब सब ठीक है, करियर सेटअप हो गया है, बच्चे से स्कूल वाले हो गए हैं, पेरेंट्स हैं यहाँ पे। अब इस लेवल पे आके अब सोच रहे हम इस कंफ्यूजन में हो गया, इससे बेटर तो चाहे आप कम कमा रहे थे अपने घर पे थे, यहाँ पे अपने बच्चों की हेल्थ की कॉस्ट पे कमाना कोई कमाई नहीं है। और बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर। डॉक्टर शेखर सिंह है, पल्मोलॉजिस्ट है न्यूमेड हॉस्पिटल से। डॉक्टर एन.के. शर्मा, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 18 पर। जिस मुद्दे को आज न्यूज़ 18 उठा रहा है, ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। डॉक्टर शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा बताइए आप कि जो परिस्थितियाँ दिल्ली एनसीआर में पिछले कई सालों से लोग देखते आए हैं, कहीं AQI जो है 600, 700 और 800 तक देखने को मिलता है, तो इन परिस्थिति में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जिन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की आम जनता से सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हमारे स्वयं के द्वारा पाली हुई है, चाहे वो आज के मौसम के कारण हो या जो भी आज क्लाइमेट जो भी चेंज हो रखे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों का ही बहुत बड़ा योगदान है। खास ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता है कि आज हम गैस के चैम्बर में सभी लोग रह रहे हैं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स है या डॉक्टर्स है या किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है या रेहड़ा चलाने वाला कोई भी आम नागरिक है, सभी हम लोग गैस चैम्बर में रह रहे हैं।
खास तौर से मैं एक चीज प्रकाश डालना चाहूंगा। जो आज के जो मौसम है, जो आज का जो सिनेरियो है, इस ठंड के मौसम में जैसे ही थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो बहुत सारे धूल मिट्टी के धुएं के जो कण होते हैं वो नॉर्मल लोअर सरफेस पे आ जाते हैं। और जब लोअर सरफेस पे आ जाते हैं उसमें बहुत सारे जो आपने देखा होगा, गवर्नमेंट वैसे लोग एक दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाते रहते, प्रत्यारोप लगाते रहते कि वहां से पराली जली है, वहां का धुआं आया। धुआं और धूल मिट्टी के कण हम उसको कहेंगे, वो कहां से क्या जला वो अलग इशू है। धुएं और धूल मिट्टी के जो कण हैं वो हवा में मिलकर के, जो वातावरण में मिलकर के लोअर सरफेस पर जो है वो घुल करके जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो वो सीधा हमारे जो है सांस की नली को प्रभावित करते हैं, गले को प्रभावित करते हैं, जिससे कि गले में इन्फेक्शन फैलता है, जिसको हम संक्रमण कहते हैं। तो वो इन्फेक्शन फैलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और उस इन्फेक्शन की चपेट में वो छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, और जो हम हमारे वाली एज वाले हैं वो भी आते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी आएंगे, मीडियम क्लास के भी आएंगे, या जिनकी भी इम्यून सिस्टम जिनका भी वीक होता है, या कहीं जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम रही है, लंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रही है, किसी को पहले अस्थमेटिक प्रॉब्लम रही है, या पहले से ही कोई नमूनिया की कोई समस्या रही है, या किसी को पहले कोक्स हो चुका। तो इस तरह की चीजें जो बीमारियों से पहले से कुछ छोटी मोटी कहीं पीड़ित रहे हैं, कोई ब्रोंकाइटिस रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें फिर वो दिक्कत पैदा होती है। तो जैसे ही इन्फेक्शन ये फैलता है, क्योंकि धूल और धुएं के जो कण है जो एयर में मिल करके जिसको हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो वो हमारे सांस बिल्कुल, की बहुत नली को महत्वपूर्ण प्रभावित बात डॉक्टर करता एन के शर्मा आपने कही। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर शेखर सिंह भी हमारे साथ हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शेखर, मैं समझना चाहता हूं कि ये जो मौसम होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर बच्चे जो है वो स्कूल्स जाते हैं या फिर खेलने के लिए बाहर की एक्टिविटीज़ भी अमूमन रहती हैं, ऐसे में यानी कि आपको बाहर ही ज़्यादा वक्त बिताना है अपने लाइफ का, तो ऐसे में उनको हवा से भी कनेक्ट रहना है, मौसम से भी कनेक्ट रहना है, और ठंड से भी बचाव रखना है। इन सारी चीज़ों के साथ पॉल्यूशन एडिशनल है, तो कैसे बच्चों को तैयार करना चाहिए? नमस्कार। इसमें बच्चों को स्कूल तो भेजना पड़ेगा। कितने दिन वो ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं वो जी। देख सकते हैं, लेकिन जो आउटडोर गेम्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं स्कूल्स। और इसके अलावा बच्चों को मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जिनको एलर्जी की हिस्ट्री या किसी ब्रीदिंग डिफिकल्टी या अस्थमा वगैरह की हिस्ट्री फैमिली में भी किसी को अगर है, मम्मी पापा को, तो उन बच्चों को आउटडोर गेम्स को अवॉइड करके मास्क लगा के इस चीज को थोड़ा रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कई चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते या बता नहीं पाते कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, या उसके पेट में कोई दिक्कत हो रही है, या उसको भूख नहीं लग रही है, वो खाना नहीं खा रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चे डिस्कस नहीं कर पाते हैं अपने गार्जियंस के साथ, या उनके लक्षणों में वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो कैसे ये समझ में आए कि वाकई में हाँ, इस बच्चे को पॉल्यूशन इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कैसे वो सिम्टम्स क्या होंगे? पॉल्यूशन रिलेटेड जो दिक्कतें बच्चों में दिखती हैं, यूजुअली एलर्जिक राइनाइटिस टाइप के सिम्टम्स रहते हैं, रनिंग नोज, नेजल कंजेशन, रिकरेंट कफ, स्पेशली ड्राई कफ ड्यूरिंग नाइट। इसके अलावा पेशेंट को बार बार गले में खराश रहना। इस तरह के लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि बच्चे को पॉल्यूशन से रिलेटेड लंग्स रिलेटेड इश्यूज बच्चे को डेवलप हो रहे हैं। और अगर बच्चे को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप बच्चे को या तो स्कूल से रोक सकते हैं, कुछ दिन की छुट्टी भी करा सकते हैं, और आउटडोर गेम्स अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इतना ऐसा नहीं है कि दिन दो दिन की बात है, इसमें टाइम लगेगा, बट जब तक अपने बच्चे का ध्यान हमें रखना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर शेखर सिंह। आगे भी आपसे समझेंगे। डॉक्टर एन के शर्मा, मैं आपके पास आता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं कि प्रदूषण एक समस्या है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब आप बाहर निकलेंगे, मौसम ऐसा, क्लाइमेट ऐसा है, बाहर आप निकलना नहीं चाहते,
तो घर में आप रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हम कोविड के बाद से देख रहे हैं कि बहुत सारे गार्जियंस जो हैं या उनके बच्चे जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, उनमें विटामिन डी, विटामिन B12 की कमियां हो जाती हैं, जिसके चलते जो है थकावट और तमाम चीज़ें रहती हैं। उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो भी एक एडिशनल इसमें जुड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं शरीर पर ही उसका असर पड़ता है। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिन बच्चों की या हमारे जो सीनियर सिटीजन है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया, चाहे वो डिफिनेशियल विटामिन B12 हो या D3 हो या और दूसरा इश्यूज हो, जहां तक ये चीजें है इसको बहुत हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो मैं जहां से मैं शुरू कर रहा हूँ, जहां मैं बोल रहा था कि धूल मिट्टी धुएं के कण जब प्रभावित करेंगे आपके लंग्स को, जैसे कि श्वसन नली में कहीं इन्फेक्शन फैलता है, तो वो हमारे जो लंग्स के जो लूब्स है वो उसको इन्फेक्शन से इतना इन्फेक्टेड कर देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा किसी को अस्थमा है, या वो मैंने भी बोला था कि ब्रोंकाइटिस है या कोई निमोनाइटिस की कोई चीजें आ रही है, तो इतना प्रभावित कर देते हैं कि सांस लेने में उसको काफी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। जब सांस लेने में दिक्कत आती है, समस्या पैदा होती है, तो कई बार पेशेंट को निमोनाइटिस है या और दूसरे कोई इन्फेक्शन है या तीसरा कोई और चीजें आ गई कहीं, तो पेशेंट धीरे धीरे जो है वो सीओपीडी की तरफ जो है वो पहुंचने लगता है। कई बार क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जब बनती है तो हमें ऑक्सीजन देने की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। कई बार वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को लेना पड़ता है। इस धुएं को और इस धूल मिट्टी को जो है वो हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके जो परिणाम है वो बहुत खतरनाक है। तो बात ये रही है कि हम जो घर के अंदर रह रहे हैं और या हम जो छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम किस तरीके से इसको करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर पॉइंट तो यह है कि हम जो है आज के समय में सबसे पहला ये ध्यान रखें कि यदि हमारे घर में कहीं कुछ छोटी मोटी चीजें हो रही है, कहीं गले में खराश हो रही है, खांसी है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों की गंदी आदत होगी कि सबसे पहले उठते स्वयं से जाएंगे, मेडिकल स्टोर वाले से बोलेंगे, जाकर के दवाई लेके आ जाएंगे। तो स्वयं से मेडिकेशन ना करें, अपने आसपास कहीं भी अपने जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं, उनसे ट्रीटमेंट ले, खुद से मेडिसिन ना ले। खुद आदमी खुद मेडिकल बहुत स्टोर पे महत्वपूर्ण जाता बात आप कह रहे हैं डॉक्टर एन के शर्मा। इसमें दो चीजें मैं जोड़ दूं, उसके बाद में आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है सीधे मेडिकल स्टोर चले जाते हैं और दादी नानी के जो नुस्खे हैं कि शहद, अदरक और तमाम चीज़ों का एक्सपेरिमेंट पहले एक हफ्ते में तो वो घर पे ही होता है, और उसके बाद जो सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है उसमें तमाम जगहों पर जो अलग अलग नुस्खे, अलग अलग लोग तरीके बताते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जाकर के मेडिकल स्टोर की याद आती है, और उसके बाद चौथे नंबर पर जब स्थितियां खराब होती हैं तब डॉक्टर की याद आती है। और तब तक जो है बहुत देर हो चुकी होती है कि कई बार पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता हो गई, कई बार इतनी एक्यूट कंडीशंस में आते हैं कई बार कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी हमें लेना पड़ता है, और वो कई बार बहुत ही निगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें समय रहते हुए बीमारी को ना बढ़ाए, समय रहते हुए हम डॉक्टर को दिखा करके, सही डॉक्टर को दिखा करके ट्रीटमेंट ले, खुद से मेडिसिन ना ले। क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं है, वो आपको ना ही उसको डोज की ज्ञान है, ना ही आपको उसको दूसरी डोज मेडिसिन के कोई दूसरी चीज को ज्ञान है। उसको केवल इतना ज्ञान है कि वो आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा है उस मेडिसिन को सही से दे दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल तो मेडिकल स्टोर वाले उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कर देते हैं। तो मेरा तात्पर्य यही है आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब लोगों को, जैसे सिंपली कहीं को दिक्कत आती है, घर में जो हमारे छोटी मोटी चीजें, भाप देना है तो भाप दीजिए, स्टीम देना अच्छे से स्टीम दीजिए, नेबुलाइज करना है नेबुलाइज करिए। लेकिन आप स्वयं से डॉक्टर ना बन करके अपने बच्चों का और खास तौर से सीनियर सिटीजन्स का हम उसको ध्यान रखें। शाम के टाइम, सुबह के टाइम कपड़ा पहना के रखे, पूरी बाजू का कपड़ा पहना के रखे, गर्म कपड़ा बना के रखे, सर को ढक के रखें। सार्वजनिक स्थानों पे बिना काम के ना निकले, मास्क लगा के जाए। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने जाते हैं, मैं आईएमए का बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर शेखर सिंह भी के पास में आ रहा हूं। सर, सबसे बड़ी बात ये आप ये बताइए कि अमूमन जैसे एक परंपरा है कि लोग जो है बच्चों का अपना सब लोगों के टेस्ट कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप्स होते हैं, उसमें तमाम चीज़ें कभी बढ़ी हुई आती हैं, कभी कम आती हैं, ये सारी चीज़ें। आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पे क्या सजेस्ट करेंगे जो बच्चे छोटे हैं, जिनकी उम्र
6-7 साल से लेके 10 से 12, 15, 20 साल तक की है, उनके कौन से टेस्ट कराने चाहिए, रेगुलरली कौन से चेकअप्स कराने चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि वाकई ये प्रदूषण का प्रभाव है या कोई और दिक्कत है? कैसे इन चीज़ों को, और कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? सबसे पहले हमें सिम्टम्स देखने चाहिए कि बच्चे को कुछ बीमारी का कोई लक्षण है कि नहीं है। अगर बच्चा मेरा पूरी तरह हेल्दी है, बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं है, एलर्जी के सिम्टम्स जैसे रनिंग नोज, नेजल कंजेशन, सूखी खांसी आना, गले में खराश रहना या वीकनेस रहना, कमजोरी रहना, किसी भी तरह का बच्चा अगर बता रहा है कि उसको सांस फूलने के या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज की दिक्कत रहती है, सबसे पहले हमें देखना है बच्चे को लक्षण कुछ है कि नहीं है। अगर बच्चा पूरी तरह हेल्दी है, बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, बच्चे को एलर्जी का भी कोई सिम्टम नहीं है, तो अननेसेसरी फुल बॉडी चेकअप जैसा किसी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा टेस्ट कोई नहीं है जिससे कि आप बीमारी को होने से रोक सकें। बीमारी के लिए पहले बच्चे का कुछ अगर कोई सिम्टम है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो टेस्ट उसके हमें करने हैं। जैसे एलर्जी के टेस्ट में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हम एलर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एलर्जिक सिम्टम्स है तो हमें वो टेस्ट कराने हैं, क्योंकि कॉस्टली भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सबको फुल बॉडी चेकअप के नाम पर सबके पूरा फैमिली के टेस्ट करा दें। अगर घर में कोई एलर्जिक बच्चा है तो हाँ, उसके होने चाहिए। इओसिनोफिल काउंट है, टोटल सीरम आईजी करके ब्लड टेस्ट होता है, एलर्जी प्रोफाइल होती हैं। लेकिन अगर कोई एलर्जिक है तो बिल्कुल। डॉक्टर एन के शर्मा, क्या आप बता पाएंगे विटामिन डी और विटामिन बी12, इन दो की जी बहुतों में कमियां पाई जाती हैं, लोग जो है अक्सर इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, इन चार ही चीज़ों को लेते हैं, कैसे इनकी कमियों को दूर किया जा सकता है, बड़ों में भी बच्चों में भी, ताकि उससे इम्यूनिटी बूस्टअप हो, और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सात्विक और जो पौष्टिक आहार है यदि हम उसको लेंगे और उससे काफी हद तक हम लोग विटामिन बी12 को हम कवर कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में वेजिटेबल्स है और बहुत सारी चीजें जो वेजिटेरियन है, मोर देन 85% वेजिटेरियंस के अंदर जो है मैं समझता हूँ डिफिनेशन ऑफ विटामिन बी12 की देखने को मिलती हैं। तो हमें फल फ्रूट्स पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप दूसरी चीजें आज के क्या टाइम में एक प्रचलन हो गया जंक फूड, फास्ट फूड, इसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करें। और जो हमारे जो जो नॉर्मल हमारे है, जैसे गाजर है, मूली है, इस तरह की सलजम है, इस तरह की जो चीजें हैं हमारी, जो चीजें हैं उनको हम ज्यादा सेवन करें तो थोड़ा सा बेटर है और रहेगा कि हम लोग इसको थोड़ा सा कवर कर पाएंगे। और थोड़ा सुबह और शाम के टाइम, सुबह के टाइम, आज के टाइम हम गर्मियों में कहाँ होते हैं, कमरे के अंदर होते हैं, रूम के अंदर होते हैं, एसी चल रहा है। सर्दियों में कहाँ होते हैं, रूम के अंदर होते हैं, ठंड लगी हुई है, कंबल में है। ठीक है जी। बरसात के समय में हम कहाँ होते हैं, बरसात हो रही है, रूम के अंदर। तो हम साल के साल 12 महीने हम रूम से बाहर निकलते ही नहीं है। तो सूरज की किरणों का हमें आता पता ही नहीं है, उन पे शरीर को थोड़ी धूप लगी नहीं, पसीना आ गया और वो बैठ के पेड़ की छांव के नीचे, पेड़ तो बेचारे रहे नहीं है, बहुत कम हो गए। तो सवाल ये हो गया कि हम लोगों को थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डेवलप करें, लॉन्ग ब्रीथिंग करें, थोड़ा एक्सरसाइज ले, और थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम में सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य देवता के जब दर्शन होते हैं तो थोड़ा निकले, थोड़ा सूरज का भी को भी ले। लेकिन हम लोग इसको उससे लेकर पहले भी ही बड़ी बड़ी वो है कि समय कौन सा होता है, कौन सा समय बेहतर होता है इनके शर्मा? वही सकते हैं सर, ये हर हर इंसान के, हर आदमी के अपने अपने थॉट है। मेरा ये मानना है सुबह से लेके शाम तक का, जब जब भी सूर्य देवता के दर्शन हो जाए तभी कर लीजिए, जब भी आपको समय मिले। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही लेना जरूरी है और शाम को ही लेना जरूरी है। आप थोड़ा समय, आधा पौना 1 घंटा भी आपने समय, थोड़ा सा वॉक भी कर लिया, थोड़ा टहल भी लिया, दोनों चीजें हो गई, आपकी वॉक भी हो गई है, थोड़ा आपको सूर्य देव के दर्शन भी हो गए, तो एक अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपकी योगा एक्सरसाइज भी होगी, उस बहाने थोड़ा सा आपका इम्यून सिस्टम भी डेवलप होगा और थोड़ा बचाव भी करें। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा था, एक हम लोगों में एक बहुत गंदी आदत है अननेसेसरी बीमारी को बढ़ाने की। अब एयरपोर्ट पे किसी एक आदमी जाएगा, उसको 5 छोड़ने जाएंगे, वहीं थूक देंगे सार्वजनिक जगह पे। हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है अननेसेसरी। मैं कोरोना काल में जब आईएमए अध्यक्ष था तो मैं बहुत थक गया, बोलते थे, हम सब लोग समझाते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना करें। हम लोग सार्वजनिक स्थानों पे बाजार में जाएंगे, देखिए अननेसेसरी भीड़ घूम रही होगी। एक आदमी को कोई सामान छोटा मोटा खरीदना होगा, उसके साथ में 3 आदमी और घूमने जाएंगे।
तो अननेसेसरी जो हम घूमते हैं वो बीमारी को भी और बढ़ावा देते हैं, उससे पोल्यूशन और बढ़ता है, उससे बिना मतलब की चीजें बढ़ती है। जी। हम छोटी छोटी चीजों को यदि हम संभाल के चलेंगे, छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे, तो हम पोल्यूशन को बढ़ाने में जो हम इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें कुछ हम योगदान कर दें, उस पोल्यूशन को कम करने में हमारा योगदान हो जाएगा, क्योंकि हम अननेसेसरी भीड़ बढ़ा रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा कम करें आउटिंग, थोड़ा सा जिसको ज्यादा जरूरत हो वही घर से बाहर निकले, वही बाहर जाए, वरना सुबह के मॉर्निंग टाइम में जिसको ज्यादा घूमने की आवश्यकता है पार्क में जाए, इधर उधर घूमे, सड़क पे घूमे, और वो थोड़ा वो करे। लेकिन अननेसेसरी जो है वो बिना काम के घूमना, इधर जाना उधर जाना, भीड़ पैदा करना, पोल्यूशन को बढ़ाना ही है, कहीं सार्वजनिक स्थानों में थूकना, कहीं कुछ करना, तो उससे क्या है कि बीमारियां इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है। क्योंकि बहुत सारी बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो एयर में सारे इन्फेक्शन हमारे कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूस हवा में तैर रहे हैं, उसी ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, उसी एयर को हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वही जो है एयरवे के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी भी बॉडी में कहीं में किसी का भी इम्यून सिस्टम वीक है वो इसकी बिल्कुल चपेट बिल्कुल में आ सर, रहा है, बहुत चाहे वो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर शेखर अपने सिंह। मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 डॉक्टर शेखर सिंह, जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खाना अगर आप रखिए उनको स्कूल के लिए तो वो खा के नहीं आते हैं, उसके बाद घर पे भी उनकी फूड हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो क्या माना जाए ये कुछ इफेक्ट्स जो है बच्चों को इम्यून सिस्टम में भी कमज़ोर करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो चाहे प्रदूषण हो या मौसमी बीमारियां हो वो भी आपको अपने आगोश में ले लेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं है तो इम्यून सिस्टम तो वीक होगा ही। बट जो अभी सिनेरियो है, अभी जो AQI इतना हाई हो रखा है, जो बच्चे हेल्दी डाइट लेते भी हैं या जिनको दिक्कत रहती है, ऑब्वियसली हेल्दी डाइट इज अ गुड थिंग, बच्चे को अच्छी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, लेकिन जिस तरह का पॉल्यूशन अभी है वो किसी को भी परेशान कर सकता है, इवन बच्चे ही नहीं एडल्ट्स को भी दिक्कत कर सकता है। और हमें देखना है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो हमें बचना है उससे, तो मास्क लगाना है हमको। और अगर घर में कोई अस्थमा एलर्जी का पेशेंट है, बच्चा है, बुजुर्ग है, या खुद भी कोई एडल्ट पर्सन है, तो हम अच्छा क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, हेपा फिल्टर्स वाले। इसके अलावा ऑब्वियसली फ्रूट्स खाएं बच्चे, और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लें, दूध दही इस तरह की चीजों में मैं तो बेटर मानता हूँ। आजकल कम लेते हैं बच्चे। बिल्कुल। डॉक्टर एन के शर्मा, जिस तरीके से डॉक्टर शेखर सिंह ने तमाम बातों को रखा है, दो बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पहली चीज़ ये कि आज की परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तमाम जगहों पर रोज़ सुबह चले जाते हैं, उसके बाद शाम को आते हैं, उनको इसी वातावरण में, इसी हवा में बीच में रहना है, तो ऐसे में क्या कुछ मेडिसिन्स आती हैं, कुछ प्रिकॉशंस आते हैं मास्क के अलावा, और क्या कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उनको ये दिक्कतें ना हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। मैं मेडिसिन से पहले एक सलाह आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं देना चाहूंगा। जी। सभी लोग अपने अपने घर पे हम शुरुआत करेंगे, अपने ही घर से शुरुआत करेंगे। पाइप थोड़ा सा लेकर के, यदि घर के सामने पेड़ लगा हुआ है या घर पे रोड पे, हम पानी का थोड़ा छिड़काव करें, पेड़ की पत्तियों पे थोड़ा सा ऊपर से पेड़ मारे, अपने गमले हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा हम करें। थोड़ा प्लांट को हम थोड़ा पेड़ पाइप से थोड़ा सा पानी करेंगे, तो हमें थोड़ा सा ऑक्सीजन जनरेट होने में हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़ा सा हमारा काफी सहयोग करेंगे, धूल मिट्टी उनकी जो है वो थोड़ी सी कम होगी। चलिए और सर, वक्त की सड़क मेरे पे पास भी कमी है। डॉक्टर शेखर आपका, डॉक्टर एन के शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वस्थ शरीर अगर है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हवा साफ नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, और अगर आपके बच्चे, आप तमाम लोग इस हवा में अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपकी हैं। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए और मास्क लगा करके और तमाम सावधानियां बरतिए, जैसा कि इन एक्सपर्ट्स ने हमारी इस चर्चा के बाद कहा है।